बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे लीगल ईगल्स। बात करेंगे कमसन जहरा काज़मी के मुकदमे के हवाले से। आज आप लोगों को अपडेट ये करने जा रहा हूं मैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुलज़म ज़हीर की तरफ से एक दरखास्त फाइल की गई थी। एक मामले को चैलेंज किया गया था जो जस्टिस सलाउद्दीन पावर साहब ने एक चलान की कॉग्निजेंस को चैलेंज करने वाली जो दरखास्त थी, जिसके अंदर मुलज़म ज़हीर का ये मौक़िफ़ था कि ये जो चलान की कॉग्निजेंस ली गई है जज इलियास मेमन साहब की तरफ से, ये इनकी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती, ये इनके पास इख्तियार नहीं है, ये गैर कानूनी है कि जज इलियास मेमन साहब इस मुकदमे को चलाएं। और वो चैलेंज किया गया था जस्टिस सलाउद्दीन पावर साहब के पास, जिसके अंदर ये मुकदमा हुई है। तो आपको याद आ जाएगा जब मैं सिर्फ एक हवाला दूंगा, जिसके अंदर GN कुरैशी साहब ने हमें बताया था कि अदालत के अंदर लेट जाने वाला माहौल था, अदालत के अंदर कस्में खाई गई थी, अदालत के अंदर ये कहा गया था कि हम इस मुकदमे के ऊपर बहस करेंगे, अगर इस मुकदमे का फैसला हमारे खिलाफ होगा तो हम MLO के ऊपर भी बहस नहीं करेंगे। लेकिन जब ऑनरेबल कोर्ट ने इसके ऊपर स्टेटमेंट मांगी थी तो उस वक्त जो मुलज़म ज़हीर के वकील थे आमर नियाज बढ़ेरा साहब, वो इस स्टेटमेंट से पीछे हट गए थे। और जब इस मामले को सुनने के बाद जस्टिस सलाउद्दीन पावर साहब ने खारिज कर दिया था कि चलान की कॉग्निजेंस बिल्कुल सही ली गई है, चलान की कॉग्निजेंस को चैलेंज करना गलत है, गैर कानूनी है, बल्कि इसको खारिज किया जाता है। और साथ उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर चलान का जो मामला है उसको प्रोसीड किया जाए। उसके बाद मुलज़म ज़हीर की तरफ से इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया गया, जो अभी तक उसके अंदर कोई समाअत नहीं हुई। जब यह मामला चैलेंज किया गया था तो उसके बाद हमें यह सुनने में आया था कि आमर नियाज बढ़ेरा साहब ने इस मामले को छोड़ दिया था, इस मुकदमे को छोड़ दिया था, और तमाम जितनी भी कार्रवाइयां उसके बाद मुलज़म ज़हीर की तरफ से हो रही थी, उन तमाम कार्रवाइयों को GM फारूकी एडवोकेट साहब जो है वो कर रहे थे, और आमर नियाज बढ़ेरा साहब ने इस मुकदमे को छोड़ दिया था। आज जो चीज अपडेट आपको करने जा रहा हूं मैं कि क्योंकि नेक्स्ट वीक में सुप्रीम कोर्ट का जो रोस्टम है वो कराची के अंदर मौजूद है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद के अंदर है, लेकिन तमाम सूबों के अंदर उनकी एक रजिस्ट्री होती है, उनकी एक उनका बेंच होता है जहां पर जाकर भी वो काम करते हैं। कुछ जजेस मेन सीट से उठकर, प्रिंसिपल सीट से उठकर दूसरे जो रजिस्ट्रीज होती हैं, जो हर सूबे के अंदर एक होती है, वहां के मामलात को सुनने के लिए वहां पर जाते हैं। अगले हफ्ते में 19 तारीख से 2 रुकनी जो बेंच है वो समाअत करने जा रहा है कराची के अंदर, लेकिन उस लिस्ट के अंदर इस मुकदमे का कोई अभी तक जो है वो फाइनल लिस्ट जो कंपाइल की गई है उसमें इस मुकदमे को फिक्स नहीं किया गया। 2 रुकनी बेंच जो कराची के अंदर अगले हफ्ते में समाअत करेगा, उसमें मिस्टर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और मिस्टर जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी साहब मौजूद हैं। लेकिन एक जो अपडेट है वो ये है कि अभी तक इस लिस्ट के अंदर मुलज़म ज़हीर का केस नहीं लगा। लेकिन जो जरूरी चीज जिसके लिए हम ये वीलॉग कर रहे हैं वो आपको बताना जो मकसूद था, ये एक स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाऊंगा। इस स्क्रीनशॉट के अंदर आप देख सकेंगे कि जो हमने जिक्र किया था कि आमर नियाज बढ़ेरा साहब, जिन्होंने मुलज़म ज़हीर का ये मुकदमा छोड़ दिया था, जो इस मुकदमे को परसू नहीं कर रहे थे, उसके बाद जहां पर भी हमें कुछ नई कार्रवाइयां होती नजर आई हाई कोर्ट के अंदर या ट्रायल कोर्ट के अंदर, उन तमाम जगहों पे GM फारूकी साहब और GM फारूकी साहब के साथ एक नया नाम ऐड किया गया था, जो एडवोकेट मोहम्मद फारूक साहब थे, उनकी तरफ से एक नया वकालतनामा दिया गया था, और वो कई जगहों पर मुलज़म ज़हीर की पैरवी कर रहे थे। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला फाइल किया गया था, जिसके अंदर हमने आप लोगों को पहले बताया था कि मजहर चौहान साहब एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है, उनकी तरफ से ये अपील फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। लेकिन अब जो नई अपडेट आई है, नई अपडेट के मुताबिक आमर नियाज बढ़ेरा साहब ने दोबारा मुलज़म ज़हीर के मुकदमे को ज्वाइन कर लिया है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनका वकालतनामा लगा दिया गया है। ये जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं ये इस केस का स्टेटस है, जिस केस के अंदर, जिसमें ये वो केस है जो ज़हीर ने चैलेंज किया हुआ है चलान की कॉग्निजेंस को सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो जस्टिस सलाउद्दीन पावर साहब ने फैसला दिया था। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आमर नियाज बढ़ेरा साहब दोबारा इस मुकदमे के वकील हो चुके हैं। लेकिन अभी तक जो फाइनल लिस्ट कंपाइल की गई है, जो अगले हफ्ते के रोस्टर की है, उसके अंदर या इनकी तरफ से कोई दरखास्त देकर कोशिश नहीं की गई, इनकी तरफ से पुश नहीं किया गया जानबूझकर, या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही अभी इनके मुकदमे को फिक्स नहीं किया गया। लेकिन अब ये जो मुकदमा समाअत होने जा रही है, ये जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला सुना जाना है, इसके ऊपर हम पहले से बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये वैसे तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब किसने जाकर बहस करनी है मुलज़म ज़हीर के बयान पर। बहुत सारे लोग जो इवन मुलज़म के खुद साख्ता मुलाजमीन भी बने हुए हैं, उनको इन चीजों का इल्म नहीं होता। और आपको पता है जो लोग कोर्ट के अंदर होने को दावा करते हैं कि हम अदालत के अंदर मौजूद होते हैं, हमारे सामने सारी प्रोसीडिंग्स होती हैं, और उनके मामले में आपको पहले ही पता है कि उनको अदालती मामलात का वैसे ही बिल्कुल नहीं पता होता। लेकिन इस मामले का अभी तक किसी को नहीं पता कि आमर नियाज बढ़ेरा साहब ने दोबारा इस मामले को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि अब ये आने वाले दिनों में एक्सपेक्टेड है कि आने वाले दिनों में लाजमी इस मुकदमे की समाअत हो जानी है। इस लिस्ट में नहीं है, किसी सप्लीमेंट्री लिस्ट के अंदर इस मामले को लगा दिया जाएगा, और फिर उसके लिए जो प्रोपेगेंडा किया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने
फलां चीज की समाअत शुरू कर दी, सुप्रीम कोर्ट जो समाअत करेगा उसके बाद मुकदमा खत्म कर दिया जाएगा या कुछ ऐसा कर दिया जाएगा, तो वो मैं पहले आप लोगों को बिफोर टाइम ये क्लियर करना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जो समाअत होनी है, ये जो मुकदमे की समाअत होने जा रही है, ये समाअत होनी किस हवाले से है कि जब मुलजम जहीर और इसके खानदान और इसके साथ जितने भी उसके एलाइज थे या जिन लोगों ने इसके साथ जो बेटर्स थे, जिन लोगों ने इसके साथ इसकी सहूलतकारी की, उन लोगों के खिलाफ जब एक चलान जमा करवाया गया था, वो चलान सबसे पहले मैजिस्ट्रेट की अदालत में जमा करवाया गया था। उसके बाद सी सेक्शन वाला जो चलान था वो भी मैजिस्ट्रेट के सामने हमने देखा था कि उस वक्त जो मैजिस्ट्रेट साहब आफ्ताब बुग्गियो साहब कार्रवाई कर रहे थे सारी। उसके बाद इसके अंदर कुछ और दफात ऐड की गई। वो दफात जो है वो मैजिस्ट्रेट आफ्ताब बुग्गियो साहब की जो जुरिस्डिक्शन थी, जो उनकी सजा देने का जो उनका इख्तियार है, वो उसको क्रॉस कर गई थी। तो इस वजह से उस मामले को उनसे ऊपर वाले जज और जेंडर बेस्ड वायलेंस की अदालत, जो जज इलियास मेमन साहब की अदालत है, वहां पर इस मामले को रेफर कर दिया गया था। उसके बाद जज इलियास मेमन साहब के सामने जब ये चलान इसको स्टार्ट करने का टाइम था, नॉर्मली जब कोई चलान आता है तो उसके ऊपर प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है और फर्दर जुर्मायद और बाकी सारी चीजें, एक ट्रायल शुरू हो जाता है। लेकिन इस मुकदमे को रेजिस्ट किया गया मुलजमान की तरफ से और उन्होंने इसकी चलान की कॉग्निजेंस के ऊपर बहस की, जिसमें उन्होंने इस चीज के ऊपर जोर दिया कि जज इलियास मेमन साहब के पास इख्तियार नहीं है कि जज इलियास मेमन साहब इस मुकदमे की समाअत करें। जज इलियास मेमन साहब ने इस मामले के अंदर से एक दफा जो है वो साइड पे करके बाकी दफात की हद तक इसकी कॉग्निजेंस लेने का एक अच्छा खासा तफसीली फैसला जारी किया था, जिसके बाद उन्होंने इस मुकदमे को बाज़ाब्ता चलाने का एक इंदिया दे दिया था कि मैं इस मुकदमे को सुनूंगा, मैं ये ट्रायल कंडक्ट करूंगा और मैं ही इसकी सजा जजा का फैसला करूंगा। जिसके बाद उस मामले को सिंध हाईकोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया। अब सिंध हाईकोर्ट के अंदर जब चैलेंज किया गया तो सोशल मीडिया पर मुलजमान के मुलाजमीन ने तो बहुत ज्यादा बातें की, लेकिन उस मामले के अंदर जिस चीज को चैलेंज किया गया वो सिर्फ इस हद तक था कि जो जज इलियास मेमन साहब हैं वो चूंकि जेंडर बेस्ड वायलेंस की अदालत हैं, वो चूंकि एक स्पेशल अदालत है और इस मामले के अंदर जो दफात हैं वो उनकी अदालत का दायरा इख्तियार नहीं बनता। इस चीज को नहीं कभी भी मुलजमान की तरफ से चैलेंज किया गया कि हमारे खिलाफ मुकदमा ही नहीं बनता। वो तो उन्होंने क्वेश्चन फाइल की थी जो उनकी खारिज होगी, लेकिन इस चीज को उन्होंने चैलेंज किया कि इस चलान की कॉग्निजेंस बनती नहीं है। इस चलान को कॉग्निजेंस जो है वो ये जज इलियास मेमन साहब बहैसियत स्पेशल जज जेंडर बेस्ड वायलेंस की जो कोर्ट है वो नहीं ले सकते। इस हवाले से उन्होंने अपने दलाइल रखे ऑनरेबल कोर्ट के सामने और बड़े दावे के साथ रखे, यहां तक कि उन्होंने ये अनाउंस कर दिया ऑनरेबल कोर्ट के अंदर, ओपन कोर्ट के अंदर लोगों के सामने ये कहा, कस्में भी उठाई, लेट जाने वाला काम जो जीएन कोश साहब ने हमें कोर्ट किया था, सब कुछ करने के साथ साथ उन्होंने ये कहा कि हमें ये यकीन है कि हम ये जो आर्ग्यू करेंगे हमारा ये मामला 100% आप हमारे हक में फैसला दे देंगे। जस्टिस सलाउद्दीन पावर साहब से ये कहा गया था और आप इस मामले को निपटा देंगे और नीचे जज इलियास मेमन साहब के पास केस नहीं चलेगा, जिसमें जो उस वक्त एक तासुर दिया जा रहा था वो ये लग रहा था कि इसका मतलब ये होगा कि शायद ये मुकदमा खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये मुकदमा खत्म नहीं होना था, बल्कि अगर इनकी बात मान ली जाती तो जज इलियास मेमन साहब से लेकर किसी और जज को यह मुकदमा दिया जाना था। जेंडर बेस्ड वायलेंस कोर्ट से निकालकर उसी प्रेमिसेस के अंदर किसी और अदालत को यह मामला सौंप दिया जाना था। वो मैजिस्ट्रेट का कह रहे थे, लेकिन एडिशनल सेशन जज के पास ही जाना था, चूंकि इसके अंदर सजाए मौत और उम्र कैद के ऑफेंसेस मौजूद हैं, जिस पर जो जस्टिस सलाउद्दीन पावर साहब हैं उन्होंने इनकी इस बात को ये कहते हुए रद्द कर दिया कि आपके पास एक रेमेडी मौजूद है, चलान आ गया, आपने क्वेश्चन फाइल कर ली, आपकी एफआईआर खत्म नहीं हो सकी। अब चूंकि चलान आ गया है, चलान के बाद ट्रायल का प्रोसीजर चलना चाहिए। आपके पास ये रेमेडी है कि जब आप ट्रायल कंक्लूड हो रहा होगा, आपको लगता है कि ये ट्रायल जो है इसके अंदर जो एविडेंस हो रही है ये हमें सजा दिलवाने के लिए नाकाफी है, ये शहादत जो है वो सही नहीं है, इस शहादत के बाद ये चांसेस नहीं है कि आपको सजा हो सकती है, तो आप उसी ऑनरेबल कोर्ट के सामने एक दरखास्त गुजार सकते हैं जिसको 265K की दरखास्त कहा जाता है। अगर इसी अदालत के पास ये मुकदमा चलेगा, अगर किसी मैजिस्ट्रेट के पास होता तो 249A का एक इनके पास जो ज़ाब्ता फौजदारी की दफा है उसके तहत उनके पास एक रिलीफ था, जिसको उन्होंने कहा कि आप ये रेमेडी जाकर अवेल कर लें, यहां पर आपके लिए जो चलान को कॉग्निजेंस को खत्म करने वाला ऑर्डर है वो मैं नहीं पास कर रहा। ये कहकर उन्होंने इस मामले को निपटा दिया था, जिसके बाद एमएलओ की प्रोसीडिंग चलती रही, लेकिन ये वाली चीजें खत्म हो गई थी। उसके बाद जो जस्टिस सलाउद्दीन पावर साहब का फैसला था उसको काफी दिनों के बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया गया और यह तासर दिया गया कि ले जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब जाकर मामला खत्म हो रहा है, लेकिन ताहाल उस मामले की समाअत नहीं हुई। अब जब अगले हफ्ते के अंदर एक नया रोस्टर इशू भी हुआ तो हमने फौरी तौर पर उसमें चेक किया, जो फाइनल लिस्ट आ रही थी, मे भी बाद में एक सप्लीमेंट्री लिस्ट तैयार होती अगर उसके अंदर
ऑनरेबल कोर्ट्स मुनासिब समझेंगी या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये मुनासिब समझेगी, उनका जो रजिस्ट्रार ऑफिस है ये वो मुनासिब समझेगा तो इस मामले को फिक्स कर देगा, या इनकी तरफ से कोई दरखास्त आती है तो फिक्स कर देगा। लेकिन अदरवाइज अभी ये मामला जो है वो समाअत के अंदर नहीं जा रहा और चलान की कॉग्निजेंस उसी तरह चलेगी। अगर जज इलियास मेमन साहब जो है वो 19 दिसंबर को प्रोसीड करते हैं, अपनी सीट पर होते हैं, तो इस चलान को आगे बढ़ा देंगे, बजाय कि वो इंतजार करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आएगा, वो इस चीज को प्रोसीड करना शुरू कर देंगे। और उसके बाद यकीनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट भी ये कहेगा कि जब मामला चल पड़ा है तो उसको चलना चाहिए। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये थी कि आमर नियाज बढ़ेरा साहब को दोबारा ले लिया गया है। आमर नियाज बढ़ेरा साहब की दोबारा जरूरत महसूस हुई है मुल्जमान को, और आमर नियाज बढ़ेरा साहब ने भी दोबारा अपने मुल्जमान को ज्वाइन कर लिया है। और वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब भी इस मामले की समाअत होगी तो आमर नियाज बढ़ेरा ही इस मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट को असिस्ट करेंगे मुल्ज़िम ज़हीर के बिहाफ पर कि ये मामला बनता है या नहीं बनता। फिर जो भी फैसला होगा वो हमारे सामने होगा। अगले हफ्ते में अगर सप्लीमेंट्री लिस्ट के अंदर किस तरह का मामला शो होगा, फर्दर जो भी डेवलपमेंट होगी आप लोगों के सामने जरूर रखेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।